एंड गोल पे ये सारे छोटे छोटे गोल अलाइन होने चाहिए, तब तो ये सारे छोटे छोटे गोल में मजा आएगा आदमी को। तो वो बच्चे को बिल्कुल दिख नहीं रहा होता है इसका एंड गोल क्या है ये सारे का, है ना। इतना वो देख भी नहीं पाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो दिख रहा होता है उसमें उसको कुछ दिख नहीं रहा होता है। ठीक है ना। और फाइनली अगर उसको नहीं दिख रहा है, एक तो ये हो गया कि उसको गलत दिख रहा है ना, कि भाई इसका सारे का एंड दुख है, जो कि दिख ही रहा होता है। एक हो गया कि मान लो बच्चा इतना ज़्यादा सोच समझ नहीं पाता है, इतना विश्लेषण क्षमता नहीं रहता है उसका। जैसे पांचवी में तो बच्चा नहीं सोचता इतना कि एंड गोल क्या होगा, है ना, लेकिन उसको दिख नहीं रहा होता है। एक तो दिख गया कि दुख है, एक अभी दिखा नहीं है कि दुख है। लेकिन इन दोनों ही केस में मोटिवेशन तो नहीं बनेगा ना। उसको फाइनली दिखना चाहिए कि सुख है दिखना चाहिए। तब जाके उसका जो श्रम है वो सुख वाला श्रम होगा। तो कितना बड़ा पीड़ा है ये कि हम श्रम कर रहे हैं और उसका एंड रिजल्ट हमको या तो नहीं मिलने वाला है या हमको दुख मिलने वाला है, और फिर हम श्रम कर रहे हैं, है ना। इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी। तो बच्चा जो इतना सारा पढ़ाई करता है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, उसके बाद पीएचडी करता है, कितना ज़्यादा पीड़ा का कार्यक्रम है। हम तो चलो ऑफिस में काम करते हैं, हमको लगता है महीने में एंड में सैलरी आ जाएगी, है ना। अब बच्चे को तो वो भी नहीं आ रहा है, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा है एबीसीडी याद करके क्या मिलेगा मेरे को। उसके बाद वो श्रम कर रहा है। बहुत ही पीड़ा वाला श्रम है ना, है ना जगदीश भैया। हाँ वही तो। हाँ, इसलिए क्योंकि समझ नहीं है, हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हम श्रम कर रहे हैं, तो समझ नहीं है। हमको ये दिखाई नहीं देता है कि भाव के मूल में श्रम होता है। हमको लगता है कि भाव होना ही चाहिए, हो ही कैसे जाएगा, श्रम होना चाहिए ना उसके मूल में। जब तक श्रम नहीं है तब तक कोई भाव नहीं है। अभी हम श्रम पूर्वक भाव की अपेक्षा करते हैं कि भाव की अपेक्षा करते हैं, है ना। भाव चाहिए हमको। जैसे सास बहू का क्लासिक एग्जाम्पल है ना। जैसे बच्चे को उसके जो फिजिकल माँ बाप है ना, वो उसको बचपन से पाल रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए उसको कृतज्ञता होगा। कम से कम भौतिक वाला भौतिक श्रम दिख रहा है ना। जीवन वाला श्रम नहीं दिख रहा 24 घंटे का, पर भौतिक दिख रहा है तो उतना कृतज्ञता होगा ना, उसके अंदर गौरव भी होगा। अब कल को मान लो शादी होके आया है घर पे, है ना, ये आई है, अब उसको किस चीज़ का कृतज्ञता होगा। अभी कुछ श्रम रम तो हुआ नहीं है, अभी नहीं बनेगा ना कृतज्ञता। हम चाहते हैं कि भाई कल तो फेरे पड़े, आज हमको कृतज्ञ होना चाहिए, कैसे बनेगा वो। ठीक है ना। ऐसे पति पत्नी के बीच में है ना, अब कहाँ से प्यार हो जाएगा, पहले दिन कहाँ से प्यार हो जाएगा। ऐसा आपस में मिलके एक दूसरे के साथ कुछ श्रम किया हो तो फिर प्यार बनेगा ना। सारे संबंधों में ऐसे ही है, हम क्या है भाव चाह रहे हैं। हमको समझ नहीं आ रहा कि अगर हमने श्रम नहीं किया है तो भाव कैसे मिलेगा। तो जितने भी संबंध है उसमें भाव को अर्जन करना होता है ना, अर्न करना होता है उनको। ठीक है ना। हम श्रम करेंगे तो भाव बनेगा, हम श्रम नहीं करेंगे तो भाव नहीं बनेगा। हाँ। हेलो। दोनों मिलकर श्रम करेंगे तो वो मिलेगा। तो अभी हाँ। माता पिता और बच्चे के साथ में तो वो हो ही नहीं। माता पिता और बच्चे तो साथ में कुछ श्रम कर ही नहीं रहे। नहीं नहीं, माता पिता जो है वो बच्चे के लिए श्रम कर रहे हैं, हाँ। तो बच्चे को दिखाई देगा ना वो कि ये श्रम कर रहे हैं। बच्चे को दिखाई दे रहा है लेकिन वो जीने में कहाँ आ रहा है, आजकल दिक्कतें वही तो हो रही है। हाँ, क्योंकि दिख ही नहीं रहा, हम दिखा भी नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या हमें दिखाना पड़ेगा, वो दिख तो रहा है, जैसे मेरा बेटा दिख तो रहा है कि मम्मी सुबह रोटी बना रही है मेरे लिए। हाँ। बट फिर भी 10 साल बाद में चाहूंगी कि उसको उसकी वैल्यू हो, तो वो नहीं होती है। तो वो कल क्यों नहीं होती है, तो क्या कल वो हमें कल करवानी वही पड़े। बात कर रहे थे हम कृतज्ञता में, कि पहले तो उसकी दर्शन क्षमता उतना नहीं रहता है ना। तो ये उसको एक्चुअल में दिखाना होता है कि तेरे लिए रोटी बनाया जा रहा है। हाँ, मैं वही तो उसको 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 बता। उसको नहीं दिखाई देगा, है ना। तो उसको दिख रहा है लेकिन उसको ऐसा लग रहा है जैसे आप ड्यूटी कर रहे हैं। हम्म। जैसे, है ना, फैक्ट्री में एम्प्लॉय लोग काम कर रहे होते हैं ना, हम्म। तो उसको भी आप एम्प्लॉय टाइप से ही दिखाई दे रहे हैं। उसको लग रहा है अस्तित्व में आपको बनाया ही रोटी बनाने के लिए है। तो बच्चे को वो कैसे रोटी बनाने समझाए। उसको दिख रहा है कि रोटी बनाने के लिए अलावा आपका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ।
आप रोटी भी नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? कम से कम रोटी तो बना रहे हैं, है ना? नहीं, पर बच्चे को वो कैसे समझाए? हाँ, उसको दिखाना होगा, बताना होगा उसको कि भैया रोटी बना रहे हैं तेरे लिए। उसके अंदर ही स्थापित करना होगा कि बेटा मैं खाली रोटी बनाने के लिए नहीं हूँ। नहीं हूँ, हम्म। पापा जी नहीं, आपके लिए ये कर रहे हैं। उसमें समझो कि इसके पापा को बोलना पड़ेगा, देखो भाई मम्मी सुबह से उठकर कितना मेहनत कर रही है अपने बच्चों आपको स्कूल में टाइम पे भेजने के लिए, 2 घंटा पहले उठ गई है, फिर खाना खाना बनाए, तो अब आपको भी बोलना पड़ेगा कि भाई देखो डैडी ऑफिस जा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं तो और अभी जो जैसे अभी, कमाई करके ला रहे हाँ, हैं। अभी जो अभिभावक विद्यालय की जो कविताएं हैं ना सारी, जो 1 से 5 तक का जो सिलेबस है उसमें सब यही है कि मम्मी बच्चे के लिए क्या क्या कर रही है, पिताजी बच्चे के लिए क्या क्या कर रहे हैं, है ना, टीचर बच्चे के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, तो बट ये स्कूल सब में ये सब स्कूल में तो चीज़ें उसमें। पोयम वो पंचतंत्र की कहानी है। बट अच्छा, ये प्रश्न क्यों हो रहा है कि जैसे मैं पेरेंटिंग से जुड़ी हूँ, तो वहाँ साइकोलॉजी ये बोलते हैं कि आप बच्चे को ये जताओ मत, आप दिखाओ मत कि मैंने आपके लिए इतना किया है, वो तो आप अपने लिए कर रहे हो, अपने सुखी होने के लिए कर रहे हो। साइकोलॉजी भी ये बोल रही है कि बच्चे को ऐसा कभी मत बोलो कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी फीस पे की हुई है। हाँ, तो उसकी भी अपन ने कल बात किया था। हम्म। ऑफ कोर्स समय हुआ है, बट जब ये आप बात नहीं, करोगे तो उसको हाँ बताना कल, पड़ेगा, तो वो हाँ किस तरीके से उसका भी बताना कल अपन ने पड़ेगा? बात किया था कि अगर उसको खाली रोटी बता रहे हैं तो उससे उसमें दीनता आएगी। कल अपन ने बात किया था ना कि जब सिर्फ भौतिक वस्तु की बात हो रही है तो उससे उसमें दीनता आएगी, है ना। तो उसको क्या बताएंगे? हमको रोटी बनाते वक्त कुछ फील नहीं हो रहा होता है कि हमने कुछ बनाया है। जब हम सिर्फ भौतिक काम कर रहे हैं तो हमको अपना वैल्यू नहीं हो रहा ना। हमको अपना वैल्यू होगा तो उसको भी अपना वैल्यू दिखेगा ना। तो सिर्फ रोटी बनाने में तो मेरा वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, इस वैल्यूलेसनेस को मैं उसको बताऊंगा तो उससे उसमें दीनता ही आएगी। तो रोटी बनाना बात नहीं है ना। मेरे को जो अपना ये श्रम नहीं दिख रहा है, तो मुझे अपना ही वैल्यू नहीं दिख रहा, तो बच्चों को कैसे बताऊंगा मैं? बात वो है। बच्चे को दिख रहा है इनका रोटी बनाने के अलावा और कोई पर्पज नहीं है दुनिया में, ये रोटी बनाने के लिए पैदा हुए हैं, है ना, और ये रोटी कमाने के लिए पैदा हुए हैं, है ना। इनका और कोई पर्पज नहीं है, उसको ये दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमको भी यही दिख रहा है। हाँ, जिम्मेदारी है, हाँ, वही, हाँ वही, हाँ वही। तो बच्चे को ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमको भी ऐसा ही दिख रहा है। हमको भी यही दिख रहा है कि रोटी बनाना ही मेरा अल्टीमेट लक्ष्य है दुनिया में, और रोटी कमाना ही मेरा अल्टीमेट लक्ष्य है दुनिया में। इसके अलावा हमको भी कोई लक्ष्य नहीं पता है। तो बच्चे को गलत दिख रहा है क्या? मुझे हम मैं मेरी बात करती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं सिर्फ रोटी बनाने के लिए हूँ, मुझे मेरा पता है, मैं बच्चे को भी बोलती हूँ। बट फिर भी वो जा रहा है। तो जैसा आप बता रहे हो कि परिवार में जैसे 7 लोग हैं, है ना? तो कल ही मेरे बेटे से बात हुई अभी थी। अभी ये जो आपने इतना आसानी से बोल दिया है ना, ये इतना आसानी चीज है नहीं। ये जो शरीर लक्ष्य है और ये जो जागृति लक्ष्य है, ये जागृति लक्ष्य अभी इतना अच्छे से बना नहीं है। अभी जागृति लक्ष्य कहाँ बना है? अभी तो शरीर लक्ष्य ही बना हुआ है ना। जागृति लक्ष्य बनने के पहले हमको समझ में आना होगा, उसके पहले जीवन समझ में आएगा, तब तो जागृति समझ में आएगा ना। अभी तो हमको इतना भी समझ में नहीं आया कि भाव के मूल में श्रम होता है, जो अपन बात कर रहे थे। हम डायरेक्ट भाव चाह रहे हैं, जैसे हम बच्चे से भी डायरेक्ट श्रम चाह रहे हैं, डायरेक्ट भाव चाह रहे हैं, है ना। हम डायरेक्ट कृतज्ञता चाह रहे हैं उसके लिए। अभी तो हमको कृतज्ञता समझ में भी आई नहीं है, हम उससे कृतज्ञता चाह रहे हैं। हमको ही समझ में नहीं आया तो उसको कहाँ से कृतज्ञता समझ में आ जाएगी बेचारे को? जैसे बच्चे का कोई गलती नहीं है इसमें कि वो जो ऐसा मान रहा है कि इनका अल्टीमेट लक्ष्य रोटी बनाना है ना। जब मैं बोलूँ कि पानी, तो इनको पानी लेके आना है ना। ऐसे करते हैं ना बच्चे, पानी पानी चिल्लाते रहते हैं। उनको लगता है कि एक माँ है घर में, उसका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैं पानी मंगाऊंगा तो पानी लेके आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ को भी पता नहीं है, उसको भी लगता है कि पानी पिलाना ही मेरा अल्टीमेट लक्ष्य है। हाँ, जो परिचय शिविर करने के बाद 7 दिन बाद लोग बोलते हैं अभी मुझे समझ में आ गया है, परिवार चलाना मेरा लक्ष्य है ना। अरे पहले भी यही था, उसमें ऐड क्या हुआ है? ऐसा ही है ना। तो हमने अपना कुछ अस्तित्व मान नहीं रखा, अपना शरीर चलाने के अलावा और दूसरे का शरीर चलाने के अलावा कुछ हमने मान नहीं रखा। उस शरीर चलाने के लिए हम कुछ कुछ स्किल बटोर रहे होते हैं,
कोई जो पढ़ाई कर रहा होता है, कोई एमबीए कर रहा होता है, कोई मास्टर्स कर रहा होता है, कोई पीएचडी कर रहा होता है, वो सोचता है ये मेरा लक्ष्य है ना, ये मैंने शरीर चलाने से ज़्यादा काम किया, क्यों मैंने एमबीए कर लिया। एमबीए भी तो शरीर चलाने के लिए किया है ना। कोई बोलता है मैं तो नेता बन गया, है ना। भाई नेता शरीर चलाने के लिए तो बन रहा हो, क्या चीज़ के लिए नेता बन रहा है। उससे ज़्यादा आदमी को ऐसा लगता है नहीं मैंने दूसरे का शरीर चला दिया है। दूसरे का भी क्या चला दिया, शरीर ही चलाया है ना। ये थोड़ा सा गैप है यहाँ पे, आदमी को अपना शरीर चलाने में फिर भी उसको थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि भाई जो है इसमें तो शरीर ही चलाया जा रहा है। पर यहाँ पे वो जो दया कृपा करुणा को जो मान रहा है, वो दूसरे के शरीर चलाने को हम दया कृपा करुणा मानते हैं। पर उसमें भी मूल में सेंट्रल लिया तो शरीर ही है। अभी हमारे भाव इतना ही पहुंचते हैं कि नहीं नहीं मैं अपने लिए तो रोटी बना ही रहा हूँ, मैं इसके लिए भी रोटी बना रहा हूँ। बना तो रोटी रहे ना, कुल मिला के अपना शरीर चला रहे थे, उसकी जगह पे इसका भी चलाने लगे साथ में। क्यों चलाने लगे, क्योंकि उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आदमी का पूरा जो क्षमता है वो अपना शरीर चलाने से ज़्यादा है। आदमी की क्षमता योग्यता पात्रता, आदमी ऐसा नहीं बना कि खाली वो अपना शरीर चलाएगा। वो बहुत सारे लोगों का शरीर चला सकता है, इतनी ताकत है उसके पास में, इतनी एनर्जी, इतना पोटेंशियल है। तो क्या करेगा एक्स्ट्रा पोटेंशियल का, चलाएगा दूसरे का शरीर। इसमें उसका रोल हुआ कि नेचर का ऐसा रोल हुआ, नेचर ने सब बनाया है। भाई इतना सारा आपके पास में एनर्जी है, क्रिया है, नहीं करेंगे क्रिया को, नहीं करेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो एंटरटेनमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो बच्चों को दिखता ही ये है कि भाई हम नहीं होंगे तो इनका एंटरटेनमेंट नहीं होगा। अभी एंटरटेनमेंट से ज़्यादा बच्चे पैदा करने का कोई लक्ष्य है नहीं। बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो एंटरटेनमेंट नहीं होगा हमारा। उसको पैदा करने की प्रक्रिया से लेके और पालने की प्रक्रिया में सब जगह एंटरटेनमेंट ही शामिल है। अभी लक्ष्य पूर्वक थोड़ी पैदा करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर रहे होते हैं, उसमें बच्चा पैदा हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे तो ऐसे ही पैदा हुए हैं। तो लक्ष्य तो समझ में आया नहीं है ना, नहीं करेंगे तो बोर हो जाएंगे। उसको पालने से ज़्यादा कुछ लक्ष्य है ही नहीं ज़िंदगी में, इसलिए उसको दिखाई दे रहा है कि ये वैसे भी कुछ कर नहीं रहे हैं ना। कर्तव्य है इनका, कर्तव्य नहीं है, बाध्यता है इनकी। हाँ हाँ, लाए तो पालना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज है, ये जो डोमेन है, ये तो दिखता ही नहीं है आदमी को। अभी यही यही दिख रहा है हमको, है ना। ये तो अंधकार में पूरा ये एरिया, तो इसमें तो कोई लक्ष्य वैसे ही नहीं है। इसमें कोई लक्ष्य नहीं है ना, यहाँ पर लक्ष्य विहीनता है, क्योंकि इधर जितना भी श्रम करेंगे वो मर जाता है। भाई हमने उसको बहुत सारी रोटी खिलाई आज, तो हमने उसको ऐसा कोई चीज दिया क्या जो निरंतर मिल गया उसको। कल को उसको फिर रोटी खानी पड़ेगी बेचारे को, उसको निरंतर उपलब्धि तो नहीं दी ना हमने। तो हम आज रोटी खा रहे हैं, फिर हमको दोबारा कल खानी पड़ेगी, फिर परसों भी खानी पड़ेगी, फिर उसके बाद भी खानी पड़ेगी। तो हम उसको ऐसा चीज नहीं दे रहे जिससे उसको कोई निरंतरता की उपलब्धि हो। तो उसमें क्या चीज का कृतज्ञता बनेगा, कृतज्ञता निरंतरता के लिए होगा। कृतज्ञता निरंतर मूल्य है। हम 3 घंटे उसका श्रम करके उससे 3 घंटे, है ना, के लिए रोटी खिला देते हैं, जो कि उसके भी 3 घंटे काम आएगी। तो हमको उससे 24 घंटे की कृतज्ञता अपेक्षा करना चाहिए कि 3 घंटे की कृतज्ञता अपेक्षा करना चाहिए। गणित क्या कहता है, ठीक है ना। तो अगर थ्योरेटिकली न्याय देखें तो उसको 3 घंटा हमारे लिए कृतज्ञता के भाव से रहना चाहिए और 21 घंटे अकृतज्ञता के भाव से रहना चाहिए। बाकी समय, बाकी 21 घंटे उसका जीवन अपने लिए लगेगा ना। हम उसके जीवन से 21 घंटे बाकी एक्स्ट्रा कृतज्ञता की अपेक्षा कर रहे हैं, तो अन्याय कर रहे हैं उसके साथ में। ठीक है ना, गड़बड़ कर रहे हैं ना। तो ये वाला चीज नहीं दिख रहा है कि हमको हमारा ही वैल्यू नहीं दिख रहा है, इसलिए दूसरे को भी हमारा वैल्यू नहीं दिख रहा है। हर एक संबंध में यही कहानी है, वो पूरी दुनिया के साथ में हमारा जो इंटरेक्शन है उसमें यही कहानी है कि हमको हमारा वैल्यू नहीं दिख रहा है। जिस समय हमको हमारा वैल्यू दिखाई देने लगेगा ना, उस समय दूसरे को भी हमारा वैल्यू दिखाई देने लगेगा।
एक तो इसी अर्थ में कि हमको हमारा वैल्यू देख रहा है, दूसरा इस अर्थ में कि उसको लगेगा कि ये मुझको भी मेरा वैल्यू बता देगा। ऐसा उसको आशा बनेगी ना हमसे, उसको भी तो अपना वैल्यू देखना है ना, उसको दिख नहीं रहा है बेचारे को, तो उसको लगेगा हाँ इनको अपना वैल्यू दिख रहा है, तो शायद इनको कुछ तो दिख रहा है ना, मुझको भी कुछ दिखा सकते हैं ये। तो पूरा का पूरा कहानी ना संबंध में स्वयं में विश्वास का है, इसको बोले स्वयं में विश्वास। तो हम में क्या है, स्वयं में विश्वास नहीं है, तो हम स्वयं में ऊपर से हम बहुत कॉन्फिडेंट और ऐसे दिख रहे होते हैं, पर अंदर से स्वयं में विश्वास नहीं रहता हमको। हम कंफ्यूज दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं, है ना, आत्मग्लानि में, आत्म पीड़ा में, है ना, ये सब जितने भी बहुत सारे अनंत शब्द लगा दो, इन सब में दिखाई देते हैं। तो दूसरा आदमी जो है, जब हमको स्वयं में विश्वास नहीं दिखता है, तो वो हमारी मदद करना चाहता है, ठीक है ना, हमारी मदद करने में वो हमको बता रहा होता है भाई तुम्हारा स्वयं में विश्वास नहीं है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना। हम वैसा कर नहीं रहे होते तो डांट भी रहा होता है, तुम गड़बड़ कर रहे हो, हमको लगता है तो डांट रहा है मेरे को, तो डांट थोड़ी रहा है वो जो भी उसका समझ है उसको बता रहा है हमको, उसके हिसाब से हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए वो हमको समझा रहा है ना। जैसे बच्चे जो है वो कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे जिससे हमको लगेगा कि इनका ये कॉन्फिडेंट नहीं है बहुत, ये जो कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो फिर हम उनको समझाने बैठ जाते हैं। फिर हम जो समझा रहे होते हैं बच्चों को दिखता है कि हम भी कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन हम उनको समझा रहे हैं, बस इतना ही हुआ है कि वो हमको प्रकट कर दिए कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है, और हम खाली प्रकट नहीं कर रहे कि हम भी कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन हम उनको समझा रहे हैं। तो यहाँ से विरोध बनता है, जबकि हम उनका कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए नहीं समझा रहे उनको, हम तो चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस बन जाए। दूसरा आदमी भी ऐसे ही करता है संबंध में, क्योंकि उसको हमको लग रहा है ना कि भाई हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हमको कुछ कुछ समझा रहा होता है, जितना भी उसके समझ में आया वो समझा रहा होता है, वो एक्चुअल में हमको परेशान नहीं कर रहा है, वो तो हम कॉन्फिडेंट नहीं है इसलिए समझा रहा है। अगर उसको ऐसा दिखाई देगा कि हम स्वयं में विश्वास से संपन्न है, तो फिर समझाएगा क्या, वो नहीं समझाएगा ना। जिसमें हमको ऐसा लगेगा कि बच्चा जो है स्वयं में विश्वास पूर्वक कोई चीज़ को कर रहा है, तो फिर हम उसको नहीं समझाएंगे। अभी हमको दिखाई देता है कि इसका स्वयं में विश्वास नहीं है, इसलिए हम उसको समझा रहे होते हैं। तो सारे संबंधों में ऐसा ही कहानी है, जिस समय हम स्वयं में विश्वास के साथ में दिखाई देंगे, उस समय वो हमको नहीं समझेंगे, फिर वो हमसे समझना चाहेंगे। हम स्वयं में विश्वास के साथ नहीं दिख रहे, इसलिए वो हमको समझाना चाह रहे हैं, अच्छे भाव से समझाना चाह रहे हैं, ताकि हम स्वयं में विश्वास संपन्न हो जाए, ठीक है ना। तो भय में और समझ में दोनों में ये वाला इक्वेशन तो सेम बैठता है। भय में भी ऐसे ही है ना, कि कौन किसके ऊपर अटैक करेगा, है ना, तो कौन ज्यादा भयभीत है, तो वहां से तय होता है कौन किसके ऊपर अटैक करेगा, ऐसे रहता है ना। जैसे कुत्ता है और हम है ना, तो कुत्ता इस चीज को देखता है कि हम ज्यादा डर रहे हैं कि वो ज्यादा डर रहा है, हाँ उसको जैसे लगेगा हम ज्यादा डर रहे हैं वैसे ही वो हमारी ओर भागेगा, है ना। हम कम डर रहे हैं तो वो दूर भागेगा। समझ में भी ऐसे ही है। तो पूरा गेम जो है वो इसके आधार पर तय होता है कि कौन सा पक्ष ज्यादा विश्वास के साथ है। तो कुत्ते वाले में, डर वाले में क्या रहता है, वो सापेक्ष विश्वास रहता है, वो सापेक्ष विश्वास का गेम है ना, रिलेटिव कॉन्फिडेंस है वो। पर संबंध में दो मानव के बीच में वो निरपेक्ष विश्वास का काम रहता है उसमें, कि निरपेक्ष विश्वास किसके पास में ज्यादा है, ठीक है ना। गेम थ्योरी है, इसको गेम थ्योरी बोलते हैं। जो फाइनल इक्वेशन किधर घूमेगी ना, तो उसके लिए गेम थ्योरी है ना, मैथमेटिक्स में। तो उसको कंपटीशन में, इकोनॉमिक्स में, सब जगह पे इसको लगाया जाता है। तो एक छोटा सा बस मार्जिन रहता है, उससे पूरा दिशा अलग हो जाता है, या तो इस दिशा में जाएगा या पूरा उल्टी दिशा में जाएगा, है ना। जैसे वार होगा तो वार में गेम थ्योरी काम करता है, कि भाई जो है किसका डर और किसकी अटैक करने की क्षमता, किसका डर किसकी अटैक करने की क्षमता, इसके बीच में संतुलन। तो डर का गेम है ना पूरा, वार होगा कि नहीं होगा। तो वैसा ही है यहाँ पर, जो निरपेक्ष विश्वास के कॉन्टेक्स्ट में वो सारा चीज तय होगा कि फाइनली दिशा किधर होगी, फ्लो क्या होगा। तो यहाँ पर जो अपन बोल रहे हैं कि मन वृत्ति के साथ में
जो कंटिन्यूस जो श्रम कर रहा है वो हमको दिख नहीं रहा है। वृत्ति चित्त के साथ में जो कंटिन्यूस श्रम कर रहा है वो हमको दिख नहीं रहा है। और ये सारे श्रम दिखना एक चीज है, फिर इन सारे श्रम का गति होना एक चीज है, और फिर हमको दिखाई देता है कि यहाँ पर श्रम नहीं है। तो आत्मा और व्यापक के बीच में श्रम नहीं है, बाकी सारी क्रियाओं के बीच में श्रम है। तो इस जगह पर जब हम पहुंचते हैं तो हम विश्राम की जगह पर पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापक जो है वो क्रिया शून्य है। तो आत्मा को व्यापक प्राप्त है ना, उसको प्राप्त नहीं करना, ठीक है ना, उसको देखने की क्षमता भी है ही। तो इसलिए वहां पर विश्राम है, क्योंकि व्यापक क्रिया शून्य है और ये सब क्रियाएं हैं। तो क्रियाओं के बीच में हमेशा ही श्रम रहेगा। हाँ, हाँ, वो एकदम ही विश्राम के साथ में श्रम है, एकदम ही विश्राम है ना। जैसे यहाँ पर भी श्रम है, लेकिन श्रम का मतलब इनहेरेंटली श्रम का मतलब पीड़ा नहीं है। हमने श्रम का मतलब पीड़ा से जोड़ रखा है। यहाँ पर श्रम इक्वल टू पीड़ा है। यहाँ पर श्रम इक्वल टू पीड़ा है ना, इस वाले डोमेन में। क्यों? क्योंकि जो श्रम करता है ना, उसका कोई निरंतर रिजल्ट नहीं है। इसलिए हमको पता है कि ये श्रम दोबारा करना है, फिर ये श्रम दोबारा करना है, फिर ये श्रम दोबारा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी श्रम होता है वो पीड़ा के साथ ही होता है। यहाँ वाला जो श्रम होता है, ये जितने ज्यादा मन और वृत्ति अलाइनमेंट होते जा रहे हैं ना, उतना वो श्रम विश्राम के साथ में उपस्थित होता जा रहा है। जितना ज्यादा अलाइनमेंट होता जाएगा वो टिक टिक जाता है ना, वो मन जितना डेवलप हो गया। क्योंकि ये जीवन की क्रियाएं निरंतर क्रियाएं हैं, तो इनमें एक बार बन गया फिर बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता जैसे जड़ में हो रहा है। तो ये अलाइनमेंट जितना आज है, हमने यहाँ पर कल उतना अलाइनमेंट कर लिया आगे का, तो फिर वो उससे आगे का ही करना है, वापस उसको दोबारा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको व्यापक के साथ में अलाइनमेंट नहीं करना है, वो पहले से ही है, ठीक है। जैसे ही ये बुद्धि इसके अलाइनमेंट होता है तो इसको ये दिखाई देता है कि ये तो पहले से ही अलाइनमेंट में है, ठीक है ना। दूसरा ये भी है कि इसको मन को वृत्ति के अलाइनमेंट होना है, इसको इसके अलाइनमेंट में होना है, इसको इसके अलाइनमेंट में होना है। जो इसको इसके अलाइनमेंट में होने वाला जो काम है ना, वो इसको इसके अलाइनमेंट नहीं हो रहा, वो अपने ही अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ जो परस्परता है वो स्व की परस्परता है। जो व्यापक के साथ जो अलाइनमेंट है वो स्वयं के साथ ही अलाइनमेंट है, इसलिए वहां पर विश्राम वाला श्रम है, परफेक्ट विश्राम, ठीक है। क्योंकि आत्मा जब व्यापक को देख रहा होता है तो व्यापक उसी के अंदर है, पारगामी है। तो जब वो व्यापक को देख रहा होता है तब उसको वो स्वयं ही दिखता है, स्वयं को ही देखता है। वहां पे वो स्वयं को ही देख रहा है, यही व्यापक देखना है, ठीक है ना। तो वहां पर एकदम ही स्व वाली सापेक्षता है, स्व सापेक्ष है वो, आत्मा स्व सापेक्ष है। बाकी सारी क्रियाएं किसी न किसी रूप में पर सापेक्ष ही हैं। लेकिन उस पर सापेक्षता में भी विश्राम की ओर ही श्रम है, इसलिए वो श्रम पीड़ा वाला नहीं है, वो श्रम सुख वाला श्रम है, वो श्रम शांति वाला श्रम है, वो श्रम संतोष वाला श्रम है ना, और वो बुद्धि वाला श्रम है, ठीक है। और वो वाला श्रम जो है ये कार्य आयाम, तो ये कार्य आयाम हमेशा ही जो है